प्रधान जी की प्रधानियत तब चली गई, प्रधान जी अब प्रधान नहीं रहे एंड डेफिनेटली ये पहले ही हो जाना चाहिए था। बहुत लेट हुआ। ये जो उपद्रव मचा है उससे पहले हो जाना चाहिए था। उपद्रव भी छोड़ो, ये जनवरी फेब के समय में ही प्रधान जी का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। लेकिन चलो लेट से ही हुआ पर सही हुआ। बस सही नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा नुकसान होके हुआ। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स के नाम पे बहुत सारे लोगों ने अपनी रोटियां सेकी है, बट फिर भी स्टूडेंट्स के लिए ये एक जीत जरूर है प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। स्टूडेंट्स के नाम पे काफी सारे एंटी नेशनल, मैं नहीं बोलूंगा, एंटी नेशनल भी कह सकते हैं इनको, लेकिन नेशनल नहीं, एंटी सोशल बोलूंगा। एंटी सोशल लोगों ने अपनी जो रोटियां हैं वो सेकी है स्टूडेंट्स के नाम पे, और काफी ज्यादा हमारे शहर में भी हुआ, काफी तबाही हुई है, काफी डिस्टर्ब हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी को। एक्चुअली में जो ये है, जो बनता है कोई भी चीज जो पब्लिक प्रॉपर्टी रहती है या सरकार जो कुछ बनवाती है, वो बनता तो एक्चुअली में हमारे आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से ही है, या जो बिजनेसेस है वो पैसा देती है टैक्स का, उससे ही बनता है। तो अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं तो एक तरीके से हम अपना ही घर तोड़ रहे हैं। लेकिन ये इन एंटी सोशल लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ना तो वो स्टूडेंट है, ना पढ़ाई कर रहे हैं, और ना ही वो कमा के टैक्स भर रहे हैं। टैक्स भरने वाला कोई उपद्रव नहीं मचाता है, कोई बर्बाद तोड़ फोड़ नहीं करता है। ये वही लोग होते हैं जो कि ना तो पढ़ाई करते हैं, ना ही काम करते हैं, बस इधर उधर तमाशा करते हैं। तो डेफिनेटली अब क्या कर सकते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो तोड़फोड़ जो करते हैं वो करते ही हैं। इस वीडियो के अंदर सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, मैंने सोचा था छोटा ही इंट्रो रखेंगे। इस वीडियो के अंदर मिड कैप मोमेंटम 30, मिड कैप मोमेंटम 50 और स्मॉल कैप, ये सब जो फंड्स है इसको लेकर काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको क्लियर करते हैं। तो ये जो मिड कैप मोमेंटम 30 फंड आया है, और उस पर मैंने एक वीडियो भी बना दिया था पीछे, एक डेढ़ महीना हो गया पहले ही वीडियो बनाया था। तो उसके बाद से और ज्यादा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखिए कुछ चीजें जो है ना, आपको माइंडसेट क्लियर करने की जरूरत है। मैं बार बार ये सारी, देखो एक ही चीजें मुझे बार बार आपको बतानी पड़ती है ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो सके। कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन आया मेरे पास कमेंट बॉक्स में, क्या जो मिड कैप मोमेंटम 30 है वो आने वाले 10-15 सालों में 28% का रिटर्न निकाल के दे सकता है या नहीं दे सकता है? चलो, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, क्या जो मिड कैप मोमेंटम 30 है वो स्मॉल कैप से बेहतर रिटर्न निकाल के दे सकता है आने वाले सालों में? क्या एग्रेसिव एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स जो है वो मिड कैप मोमेंटम फंड को बीट कर पाएंगे आने वाले सालों में? मतलब ऐसा लोगों का थॉट प्रोसेस क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें कोई एक बस फंड बता दे और उसी के अंदर वो पैसा डाल के और बस वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। और ये माइंडसेट बहुत ज्यादा आपका गलत है। मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा गलत है। अगर आपके पास 4 रास्ते हैं तो आपको चारों रास्तों का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। आपके पास अगर ग्रोथ के 4 रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, तो तीनों का इस्तेमाल आपको करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है अभी आपको पता नहीं है कि कौन सा रास्ता छोटा है, कौन सा रास्ता लंबा है। इसलिए आपको तीनों रास्ते, चारों रास्ते, जितने भी रास्ते हैं आपको पकड़ने होंगे ग्रोथ के लिए। पीछे जो आप आ चुके हैं उसमें से जो रास्ता छोटा था, यहां से आगे भी वही रास्ता छोटा होगा ग्रोथ का, वो जरूरी नहीं है। जो पीछे आप रास्ता तय करके आए हैं वो इंडिकेशन है कि यही 3 रास्ते हैं जो कि आगे भी ग्रोथ देंगे। लेकिन इन तीनों रास्तों में से ज्यादा ग्रोथ कौन देगा ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। कोई आके कहेगा मुझे पता है, आपको पता है, उसको पता है, कह सकता है, कहने को 10 लोग 10 बातें कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में किसी को नहीं पता है। पता कैसे चलेगा? डाल के ही पता चलेगा, और उतने लंबे समय के बाद ही पता चलेगा। ये जरूर है कि 10 कैटेगरी है तो 10 में से 3 ये कैटेगरी है जो ग्रोथ दे सकती है बढ़िया। लेकिन अब इन तीनों में से आपको चाहिए कि कौन सा कैटेगरी है जो कि सबसे ज्यादा ग्रोथ देगा, तो ये किसी को नहीं पता। और आपको चाहिए कि इस कैटेगरी में से कौन सा फंड सबसे ज्यादा ग्रोथ देगा, तो वो भी किसी को नहीं पता।
मतलब मुझे तो नहीं ही पता है, अगर कोई ऐसा भगवान टाइप का इंसान धरती पे उसको पता है तो मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मैं तो अभी तक यही समझता आया हूं कि कोई अगर आपको ऐसा बता रहा है कि इस स्टॉक में पैसा डालो, इस म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, मतलब पर्टिकुलर एक चीज के बारे में कोई बता रहा है, पूरी कैटेगरी के बारे में नहीं बता रहा कि एक बस ये फंड में डालो और यही फंड आपको राजा बना देगा, तो अभी तक का तो मेरा यही रहा है, इसका जो एक्सपीरियंस है कि या तो वो भगवान हो सकते हैं या फिर कोई बस आपको बेवकूफ बना रहा है। तो एक्चुअल में किसी को पता नहीं, कैसे पता रहेगा बताओ आप। 2010 के टाइम पे आपके पास कोटक म्यूचुअल फंड थे, आपके पास एसबीआई म्यूचुअल फंड थे, आपके पास निपॉन म्यूचुअल फंड था, स्मॉल कैप कैटेगरी में ये 3 फंड थे आपके पास 2010 में, तीनों लॉन्च हो चुके थे। 2005-7 के बीच में कोटक और ये एसबीआई, और 2009 के आसपास निपॉन आया था, मतलब उस टाइम पे रिलायंस था, बाद में निपॉन हो गया। तो क्या 2010 में किसी को पता था कि निपॉन सबसे ज्यादा रिटर्न बना के देगा आने वाले सालों में, 10 साल में, एसबीआई सेकंड नंबर पे रहेगा, कोटक उसके नीचे रहेगा? उस टाइम पे कैसे पता किसी को? उस टाइम पे तो किसी को पता नहीं था। आज के डेट में या 2020 में भी, 2022 में भी सब लोग कह सकते हैं कि हाँ चलो पीछे निपॉन ने तगड़ा पैसा बना के दिया, लेकिन 2010 में तो किसी को ये पता नहीं था। तो अभी के टाइम पे आपको पास 30 स्मॉल कैप फंड है, 30। अब इसमें से कौन सबसे ज्यादा रिटर्न बना के देगा वो किसी को नहीं पता। हाँ, पीछे 10 साल से जो बढ़िया करता आया हुआ है, आप इंडिकेशन ले सकते हो कि हाँ पिछले 10 साल से इसकी मैनेजमेंट सही रही है, तो आगे भी जो एएमसी ओवरऑल है वो ठीक से काम करती है, तो मैनेजर चेंज भी होगा तो बढ़िया मैनेजर रखेंगे, ये इंडिकेशन होगा। और बढ़िया मैनेजर रहेगा तो ठीक ठाक करके देगा। और कोई एएमसी है जो पीछे 10 साल से ही बढ़िया नहीं कर पा रही है, तो उससे हम लोग दूर रहेंगे। तो ये इंडिकेशन सारे होते हैं। लेकिन आपको अगर मोमेंटम 30 में इन्वेस्ट करना है, मोमेंटम 50 में इन्वेस्ट करना है, अल्फा में करना है, आपको मिड कैप में करना है, एक्टिव में, आपको स्मॉल कैप में करना है, आपको नैस्डैक में करना है, अगर ये सारे रास्ते आपके पास ग्रोथ के लिए खुले हुए हैं, जहां पे हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि 15% प्लस का रिटर्न हो सकता है, जनरेट हो जाए आने वाले सालों में, यह भी उम्मीद है। और देखिए ये 25%, 28% या 22%, इन सब का आप छोड़ दीजिए, इन सबको दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। पीछे 10 साल में अगर दिख रहा है आपको 25% का, 22% का रिटर्न कहीं पे, तो दिखने दीजिए, लेकिन इसको आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। आप अपने माइंड में 15% का आप रखिए एक टारगेट, उससे ऊपर जो मिल रहा है आपको 50% ही मिल जाए आने वाले 10 सालों में, लेकिन वो बाकी का जो 35% है वो बोनस है, ठीक है। आपको कभी दिमाग में नहीं रखना है, कोई भी कैलकुलेशन आपके 15% से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। नीचे कर लो आप 14%, 13%, 12% पे कैलकुलेशन कर लो, लेकिन 15% से ऊपर 16, 17, 18, 20 पे कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। मैक्सिमम आप 15% पे कैलकुलेशन कीजिए, और वो भी तब जब आपका हेविली एक्सपोजर है मिड स्मॉल मोमेंटम इन सब के अंदर। तो अगर आपका हेवली एक्सपोजर लार्ज कैप के अंदर है, फ्लेक्सी, वैल्यू, कॉन्ट्रा, इन सब के अंदर है, तो आप 12% पे ही अपना रखेंगे कैलकुलेशन। क्लियर है? तो अलग अलग रास्ते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, सबको एलोकेशन दीजिए। अब ये फिर से डिपेंड करेगा कि किस मार्केट कैप, मतलब किस स्ट्रेटजी को कितना एलोकेशन देना है, ये भी फिर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करेगा, हर इन्वेस्टर के लिए वो अलग होगा। लेकिन अगर 4 रास्ते हैं तो चारों को अपनाइए, किसी एक पे अंधाधुंध टूट मत जाइए, ठीक है, टूटिए मत। और खासकर इंडेक्स में तो और भी किसी एक पे बिल्कुल मत टूटिए। 4 रास्ते हैं, चारों का इस्तेमाल कीजिए और टेंशन फ्री रहिए।